डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पुर्तगाली और डच के बारे में जाना था। आज इस लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कंपनियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली एवं डचों के व्यापारिक सफलताओं को देखते हुए कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक समूह बनाते हैं 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इन व्यापारिक समूह को महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी के रूप में स्थापित करती है और 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान करती है। जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। कौन था? अकबर था। प्रथम गवर्नर के रूप में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा थॉमस स्मिथ को नियुक्त किया जाता है। ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री जो रहती है, जिसमें प्रथम अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जाती है 1613 ईस्वी में। हालांकि इससे पहले ही एक अस्थाई फैक्ट्री 1611 ईस्वी में ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित किया गया था। चूंकि 1608 ईस्वी में ब्रिटिशों के द्वारा सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की गई थी, किंतु उसमें असफल रहने के कारण ब्रिटिशों के द्वारा मसूलीपट्टनम में एक अस्थाई फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जबकि अस्थाई फैक्ट्री का निर्माण 1613 ईस्वी में सूरत में किया गया था। यहाँ पे ब्रिटिशों का मुख्यालय यानी राजधानी कलकत्ता था। फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला ये ब्रिटिशों का मुख्यालय या राजधानी था। चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, जिस कारण ब्रिटिश के राजा के द्वारा यानी ब्रिटेन के राजा के द्वारा समय समय पर भारतीय शासकों के सामने अपने दूत भेजने पड़ते कुछ व्यापारिक छूटों के लिए। इसी उद्देश्य के तहत आने वाले प्रथम राजदूत थे जो कैप्टन हॉकिंस थे, जिसे ब्रिटिश राजकुमार जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था 1608 ईस्वी में, जो 1609 ईस्वी में मुगल दरबार आगरा में पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में, और वहां वह जहांगीर से फारसी में बात करते हैं, जिस कारण उन्हें 400 रुपये का मनसब एवं इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की जाती है कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 ईस्वी में भारत, लेकिन मुगल दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचता है। कहाँ? आगरा। और किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। फारसी में बात करने की वजह से उन्हें 400 रुपये का मनसब एवं इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की जाती है। द्वितीय राजदूत जो रहते हैं ब्रिटिशों के, वो सर टॉमस रो, ये भी जेम्स प्रथम के द्वारा ही भेजा जाता है। और किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में ही। यहाँ पे ब्रिटिशों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी लिख दिए हैं, जिसमें है एक सौली का युद्ध। यह सौली का युद्ध या स्वल्ली का युद्ध यह 1612 ईस्वी में पुर्तगाल एवं अंग्रेजों के बीच में होता है। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने बुरी तरीके से पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था, और इसी युद्ध के जीत की खुशी में या अंग्रेजों के जीत होने की वजह से अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान हुई थी। एक अन्य फैक्ट है सुनहला फरमान 1632 ईस्वी में ब्रिटिशों को मिला था गोलकुंडा के शासक द्वारा। गोलकुंडा के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ब्रिटिशों को एक सुनहला फरमान प्राप्त हुआ था, एक अधिकार प्राप्त हुआ था 1632 ईस्वी में, जिसे सुनहला फरमान के नाम से जाना जाता है। मद्रास विजय यह 1640 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से
ब्रिटिश मद्रास को 1640 में छीन लेते हैं। इस प्रकार मद्रास ब्रिटिश के कब्जे में हो जाता है और वहाँ वह सेंट जॉर्ज किला का निर्माण करते हैं। सेंट जॉर्ज किला का निर्माण करते हैं। उसके बाद पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से 1661 ईस्वी में हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना है और वो घटना ये है कि जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है तो उन्हें इस विवाह में दहेज स्वरूप बम्बई टापू मिलता है, जो वर्तमान में मुंबई शहर है। सोचिए, अगर आजकल विवाह हो तो दहेज स्वरूप क्या मिलेगा? बाइक मिलेगा, कार मिलेगा, लेकिन उस जमाने में बम्बई शहर दहेज में मिला था ब्रिटिशों को। और इस बम्बई टापू को चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सौंप देते हैं। सोचिए, मात्र 10 पाउंड, जो वर्तमान में लगभग 150 रुपया होता है, मात्र 10 पाउंड में ही ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। इस प्रकार अब बम्बई भी ब्रिटिशों के अधिकार में हो जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कालीकत्ता सुल्तानाती एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1698 ईस्वी में ब्रिटिशों को प्राप्त होती है। बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन के द्वारा कालीकत्ता सुल्तानाती एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त होती है। कब? 1698 ईस्वी में। और यही तीनों गांव कालीकत्ता, सुल्तानाती एवं गोविंदपुर आगे चलकर कलकत्ता कहलाता है, जिसकी नींव जॉब चार्नक ने रखी थी। इसकी नींव किसने रखी थी? जॉब चार्नक ने रखी थी। अब अगले फैक्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियार। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा ब्रिटिशों को 1717 ईस्वी में एक अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है या महाधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, जिस महाधिकार पत्र के अनुसार सूरत, बंगाल में ब्रिटिशों को बिना चुंगी यानी बिना कर दिए ही व्यापार करने का अधिकार प्रदान हो जाता है और ब्रिटिशों के द्वारा बम्बई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण भारत में मान्यता प्रदान हो जाती है, जिस कारण ब्रिटिशों को के व्यापार में काफ़ी मुनाफा होता है। इसलिए इस अधिकार पत्र को ब्रिटिशों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या ब्रिटिशों का महाधिकार पत्र कहा जाता है। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा एक महाधिकार पत्र प्रदान होता है ब्रिटिशों को, जिसे ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये था कुछ ब्रिटिशों से संबंधित प्रमुख तथ्य जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्रिटिश के बाद आने वाली यूरोपीय कंपनी जो थी वो कौन थी? डेनिश थी, यानी डेन्स थी, जो वर्तमान में कहाँ की है? डेनमार्क की है। इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। हमारे एग्जाम में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, इनका भारत में उतना योगदान नहीं रहा। फिर भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि इनके द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री जो थी वो त्रैंकोबार थी, जिसे हम लोग त्रावणकोर के नाम से जानते हैं, और इसकी जो केरल में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1620 ईस्वी में। डेनिश की द्वितीय फैक्ट्री सेरामपुर थी, जो बंगाल में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1676 ईस्वी में। सेरामपुर या श्रीरामपुर, बात एक ही है, कहीं कहीं सेरामपुर लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं श्रीरामपुर लिखा हुआ मिल जाता है। इसका पतन 1745 ईस्वी में हो गया। देखिए, जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो या ब्रिटिश हो, उन सभी के मुकाबले में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बाजार में व्यापार के मामले में टिक नहीं पाई
और 1745 ईस्वी में अपनी जितनी भी फैक्ट्रियाँ या धन संपत्ति थी उन्हें ब्रिटिशों को बेचकर वह वापस चले गए। तो ये था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14वें के एक मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से होती है। कोलबर्ट के प्रयास से होती है और जिस वक्त फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय फ्रांस का शासक लुई 14वां रहता है और भारत का शासक औरंगजेब रहता है। फ्रांस के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री जो रहती है वह सूरत में स्थापित की जाती है 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो के प्रयास से। फ्रांसीसी गवर्नर रहता है फ्रैंक कैरो, उसी के प्रयास से प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है सूरत में। द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की जाती है। मसूलीपट्टनम में की जाती है। फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय रहता है पौंडीचेरी रहता है, जो फोर्ट लुई किला या फ्रांसीसियों का मुख्यालय रहता है। आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटक युद्ध, जिसे ओंगल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है, जो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और यूरोप में कोई अन्य कंपनी अगर टक्कर दे रही थी तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, जिस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में अक्सर संघर्ष देखने को मिलता था। उसी संघर्ष का एक परिणाम था कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह 1746 से लेके 48 ईस्वी के बीच होता है, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए होता है और एक्स-लापेल की संधि 1748 के द्वारा यह समाप्त हो जाता है। यह अनिर्णित रहता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारक जो रहता है वह ये रहता है कि एक अंग्रेज अधिकारी बर्नट के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। फ्रांसीसी जहाज पर आक्रमण। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक युद्ध बहुत ही फेमस है, वो ये है कि अडियार या सेंट थॉमे का युद्ध, जिसे माइलापोर का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध अनवरुद्दीन खां के कमांडर महफूज खां और फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज के बीच होता है, अडियार नदी के किनारे सेंट थॉमे नामक जगह पर। इसीलिए इसे अडियार का युद्ध और सेंट थॉमे का युद्ध भी कहते हैं, जिसे माइलापोर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से लेकर 1755 ईस्वी के बीच होता है, जिसका कारण रहता है कि कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि 1755 के द्वारा होता है, जिसमें ब्रिटेन की मजबूत स्थिति हो जाती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान एक अंबुर का युद्ध बहुत फेमस है, जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खां एवं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बीच होता है। ये वही गवर्नर है जो सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है एवं फ्रांसीसी को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश करता है। तो ये गवर्नर बहुत ही फेमस है। तृतीय कर्नाटक युद्ध यह 1756 से लेकर 63 ईस्वी के बीच हुआ, जिसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण, जो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी के द्वारा समाप्त होती है। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हो जाती है, फ्रांस का
पतन हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध बहुत ही फेमस है और अक्सर एग्जाम में आपको यह युद्ध देखने को मिल जाता है, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति जो रहते हैं वह सर आयर कूट रहते हैं और फ्रांसीसी सेनापति जो रहते हैं वह काउंट डी लाली रहते हैं। रहते हैं। यह तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है और फ्रांस के पतन का रास्ता साफ हो जाता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि फ्रांस के बाद आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी। तो स्वीडिश थी। हालांकि स्वीडिश से हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। उसके रीजन ये है कि स्वीडिश कंपनी जो है वो चीन के साथ व्यापार करती है। उनसे एक ही प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि उनकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। तो ये रहा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का संपूर्ण लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।